हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। यूपी 21 क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में जो है धार्मिक साहित्य की बात कर रहे थे, है ना। और आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतिहास का परिचय चल रहा है कि भाई इतिहास की जानकारी हम लोग को किस तरीके से लगती है, किन किन माध्यमों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी होती है। और उसी में एक अगला पड़ाव है कि हम लोगों ने जाना था कि इतिहास की जानकारी के लिए दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत पढ़े थे। एक तो सबसे पहले हमने पढ़े थे धार्मिक स्रोत और दूसरे हमने पढ़े थे लौकिक साहित्य के लिए। ठीक है, तो आज लौकिक साहित्य की बात करेंगे कि लौकिक साहित्य में किस तरीके के सोर्सेज को, किस तरीके के ग्रंथों को रखा गया है जिससे हमारे लिए इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो एक एक करके समझते हैं। बात हो रही है लौकिक साहित्य की। किसकी हो रही है? लौकिक साहित्य की बात हो रही है। इसमें सबसे पहला ग्रंथ आता है, एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौन सा ग्रंथ है बेटा? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो लिखा गया है, जो लेखक है इसके, वो है हमारे चाणक्य। ठीक है, कौन है? चाणक्य हैं। और चाणक्य को एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से। किसके नाम से? कौटिल्य के नाम से। यह इनका एक और नाम था और वो नाम मिलता है विष्णुगुप्त। क्या नाम मिलता है बेटा? विष्णुगुप्त मिलता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये इन्हीं के नाम है। ये हमें जो जानकारी देते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र जो हमें जानकारी देता है, वो हमें देता है मौर्य वंश की जानकारी। कौन से वंश की जानकारी देता है बेटा? मौर्य वंश की जानकारी देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये इसी समय की रचना है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिल रही है? मौर्य वंश के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इतिहास को जानने में मदद कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथ लिखा गया है हर्षचरित। कौन सा लिखा गया बेटा? हर्षचरित लिखा गया है। लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है बेटा? बाणभट्ट इसके लेखक हैं। इसके बाद बात करते हैं बाणभट्ट की। तो इसमें जो है हर्षचरित जो लिखा गया है, नाम से क्लियर होता है कि इसमें एक शासक था जिसका नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन की जानकारी जो मिलती है वो हमें हर्षचरित से मिलती है। यानी कहीं ना कहीं जो है इतिहास को जानने में मदद मिलता है। हर्ष के समय के, उस समय के शासक को, राजपाट को, शासनादेशों को किस तरीके से समाज रहता था, इस सब की जानकारी के लिए हमें कौन सा ग्रंथ जानकारी देता है? हर्षचरित जानकारी देता है। इसके बाद बात करते हैं, एक है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। कौन सा है बेटा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के मामले में एक कहावत बड़ी मशहूर है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, ताऊ ऊपर सुल्तान है और मत चूको चौहान। ठीक है ना। ये लास्ट टाइम में जब जो है पृथ्वीराज को सप्तवेदी बाण की जानकारी थी और इसीलिए जो है उनका एक राजकवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई, और ये चंद्रवरदाई उनके साथ में गया हुआ था वहाँ पर। तो तब इसने ये कहा था कि पृथ्वीराज के लिए एक कहानी बताई, एक लाइन, जिससे कि पृथ्वीराज जो है सामने बैठे दुश्मन का निशाना लगा सकें। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो से हमें किस समय की जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की जानकारी मिलती है। यानी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की तो जानकारी देता ही है, उसके साथ साथ चौहान वंश की जानकारी देता है, जो हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं। एक साहित्य है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम बेटा? राजतरंगी। राजतरंगी एक ऐसी रचना है जिसको इतिहास के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पुस्तक के रूप में मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है कश्मीर का इतिहास मिलता है। कहाँ का इतिहास मिलता है बेटा? कश्मीर का इतिहास मिलता है। कश्मीर के इतिहास की बात करें, देखो जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई हर्षचरित है, पृथ्वीराज रासो है, तो इनसे एक विशेष शासकों की जानकारी मिल रही है। लेकिन हर्षचरित के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं कल्हण, इन्होंने एक विशेष बात रखी है, इन्होंने कश्मीर का प्रारंभ से इतिहास दिया है अपने समय तक का। यानी प्रारंभ से, शुरू से जो कश्मीर का इतिहास रहा है उसको दर्शाने की कोशिश किसमें करी है? राजतरंगिणी में करी है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे ग्रंथ जो धर्म से अलग हैं, क्या हैं? धर्म से अलग हैं, धर्म से संबंधित ना होकर एक समाज से संबंधित हैं, उन सारे ग्रंथों को हम किन ग्रंथों में पढ़ते हैं बेटा? लौकिक साहित्य में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? लौकिक साहित्य में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पे। तो मैंने पहले बताया था कि 3 प्रकार के विदेशी यात्रियों के विवरण हम लोग को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे रोमन और यूनानी लेखक। कौन से आते हैं? रोमन और यूनानी लेखक। आगे बात करें तो एक होते हैं चीनी लेखक, यानी जो चीन से आए हमारे यहाँ, जिन्होंने साहित्य लिखा हमारे यहाँ आकर, वो कौन से लेखक कहलाएंगे बेटा? चीनी लेखक कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर के जो लेखक आते हैं वो आते हैं अरबी लेखक। कौन से लेखक? अरबी लेखक आते हैं। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यूनानी लेखकों की। किसकी? यूनानी लेखकों की, यानी रोमवासियों की। तो इसमें एक नाम आता है हेरोडोटस का। किसका नाम आता है? हेरोडोटस का।
हेरोडोटस ने इतिहास को सर्वप्रथम परिचित कराया, यानी कि इतिहास की बात करें जो प्राचीन घटनाएं थीं उनको सर्वप्रथम क्रम के रूप में व्यवस्थित करने का काम किया और इसी कारण से हेरोडोटस कहलाए इतिहास के पिता। ठीक है, क्या कहलाए? इतिहास के पिता या इतिहास के जनक। ठीक है, क्या कहलाए? इतिहास के पिता या इतिहास के जनक। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इनसे भी कहीं ना कहीं इतिहास को जानने का हमने प्रयास किया या उनके ग्रंथ से भी हमको जानकारी मिली हेरोडोटस के से। ठीक है, इनका अगर ग्रंथ की बात करें तो इसके ग्रंथ के नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम मिलता है बेटा? हेरोडोटस के ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका मिलता है। आगे बात करते हैं। एक लेखक हुआ जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम बेटा? इंडिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और लेखक हुआ, ठीक है, रोमवासी, जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। इस समय में एक शासक हुआ करता था यहाँ पर जिसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस नाम था। और ये एंटियोकस का राजदूत हुआ करता था। डाइमेकस कौन हुआ करता था? एंटियोकस का राजदूत हुआ करता था। ठीक है, ये एंटियोकस ने जब जो है बिंदुसार के दरबार में, हमारे यहाँ का एक शासक था भारत का, ठीक है, बिंदुसार, और इस बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने अपना राजदूत बनाकर किसको भेजा? डाइमेकस को बनाकर भेजा था। इसके बाद बात करते हैं। एक लेखक हैं जिनका नाम है टॉलमी। क्या नाम बेटा? टॉलमी नाम है। टॉलमी की बात करते हैं तो टॉलमी को जो है ज्योग्राफी नामक एक रचना है, इसको लिखने का जो है इसकी रचना का पिता मान सकते हैं, कह सकते हैं इसकी रचनाकार मान सकते हैं। तो टॉलमी ने जो है ज्योग्राफी नाम की एक रचना को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चीनी यात्रियों की। किसकी आती है बेटा? चीनी यात्रियों की बात आती है। चीनी यात्रियों की बात करें तो चीनी यात्री में सबसे पहला नाम आता है फाइयान का। किसका नाम आता है बेटा? फाइयान का नाम आता है। और फाइयान की बात करें तो फाइयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये गुप्त वंश का शासक हुआ करता था। किस वंश का शासक हुआ था? गुप्त वंश का शासक हुआ करता था। और गुप्त वंश के बारे में मैं तुम लोगों को बता दूं कि गुप्त वंश के शासकों ने भारत में सबसे ज़्यादा, या कह सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, या कह सकते हैं सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसने चलाए? गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। आगे बात करते हैं। एक चीनी यात्री है जिसका नाम है हुएनसांग। क्या नाम है? हुएनसांग। और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। ठीक है, तो सी यू की किसकी रचना है? हुएनसांग की रचना है। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। कहाँ पर आया था बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो इस समय सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करता था। यानी विदेशों से लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, शिक्षा ग्रहण करी, कुछ समय रखा था। बात करते हैं किसके समय में आया, तो एक शासक हुआ करता था उस समय जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम हुआ करता था? हर्षवर्धन हुआ करता था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी दान भी दिया था, वहाँ पर जो है बौद्ध विहारों की स्थापना भी कराई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और लेखक था जिसका नाम था इत्सिंग। क्या नाम था बेटा? इत्सिंग नाम था। और इत्सिंग भी जो है नालंदा और विक्रमशिला, तो इत्सिंग जो आया था, इत्सिंग की बात कर रहे हैं, इत्सिंग भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आया हुआ था। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि इत्सिंग ने जो है इस समय की हमको क्या दी? जानकारी दी। इसके बाद अगली बात करते हैं अरबी लेखकों की या अरबी यात्रियों की। अरबी यात्रियों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अल-बरूनी का। किसका आता है? अल-बरूनी का आता है। और अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी तहकीक-ए-हिंद। और तहकीक का हम सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है तहकीक करना, तहकीकात करना, यानी कि खोजबीन करना, खोज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद का मतलब सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान से। ठीक है, किससे बेटा? हिंद का मतलब हिंदुस्तान, यानी कहना चाह रहा है हिंदुस्तान की खोज, तो इसी को हमने हिंदी में नाम दिया भारत की
खोज। क्या नाम दिया? भारत की खोज। तो कभी भी ऑप्शन में चाहे तहकीक हिंद आता है या भारत की खोज आता है, दोनों हम लोग क्या लगाएंगे? अल बरूनी की रचना को लगाएंगे। ठीक है, किसको लगाएंगे? अल बरूनी की रचना को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये किसके समय में आया? तो एक शासक हुआ करता था, मुस्लिम शासक, ठीक है, जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था बेटा? महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी के साथ में ही कौन आया था? अल बरूनी आया था। कौन आया था बेटा? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में ही भारत आया था। ठीक है, और इसने यहाँ पे क्या लिखी? तहकीक हिंद भारत की खोज नाम से एक रचना लिखी, जिससे उस समय के इतिहास की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में एक व्यक्ति आया, एक लेखक आया, जिसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था बेटा? सुलेमान नाम हुआ करता था। और सुलेमान जो है भारत आया और इसने भारत के बारे में जानकारी दी। ये जो आया था ये पाल वंश के साम्राज्य के समय में आया था। और पाल वंश के लिए, पाल साम्राज्य के लिए इसने एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया और विशेष शब्द था रुहमा। क्या नाम था बेटा? रुहमा नाम था। रुहमा का अर्थ है धर्म या धर्म का पालन करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला? धर्म का पालन करने वाला। और इसी शासक के समय में हुआ करता था धर्मपाल। कौन हुआ? धर्मपाल हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। एक शासक आया था अल मसूदी। कौन आया? अल मसूदी। और अल मसूदी प्रतिहार शासकों के समय में भारत आया था। कौन समय में भारत आया था? प्रतिहार शासकों के समय में भारत आया था। तो ये विशेष बातें थी जिनसे हमें इतिहास को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। तो 3 स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हमने, कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत, दूसरे साहित्यिक स्रोत और तीसरे विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है।